मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी बिफर गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का आरोप अब यह है कि बीजेपी की चाहत है कि चुनाव से ठीक पहले किसी भी तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। वहां बीजेपी पूछ रही है कि अगर वाकई केजरीवाल बेकसूर हैं तो फिर समन के बाद पेश होकर पूरी सफाई क्यों नहीं दे देते। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। चुनावी मौसम में केंद्रीय एजेंसियों का कोई भी एक्शन होता है तो विपक्ष उसे तुरंत राजनीतिक रंजिश से जोड़ देता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अलग अलग मामलों में 2 समन भेजे गए तो विपक्ष बिफर गया। देखिए कैसे आप पर मुसीबत के बादल दिख रहे हैं। पहले ही आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित मामले में ईडी ने पहला समन भेजा तो अरविंद केजरीवाल ने पुराने अंदाज में समन को गैरकानूनी बता दिया और पूछताछ में जाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों से सीधे टक्कर लेने की ठान चुके हैं। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समन की इस मुसीबत से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बनाती है। दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी जहां समन को गैर कानूनी बता रही है, वहीं बीजेपी केजरीवाल से पूछ रही है कि बेकसूर हैं तो पेश क्यों नहीं होते। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई, तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये एक नया केस देख रहा हूं कि जल बोर्ड का जो घोटाला है, लगभग 55,000 करोड़ का घोटाला है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है और उसका जवाब देने के लिए फिर वो भाग रहे हैं, नहीं आना चाह रहे। हमें इस संसार में, न सिर्फ दिल्ली में, अगर कोई आदमी बेगुनाह होगा, वो एक सवाल उठते ही तुरंत आकर के उसका जवाब देगा, एजेंसी के सामने आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा न करना ही खुद उनके पार्टी के लोगों को जब विमुख कर दिया है, तो दिल्ली की जनता उनके कितने खिलाफ है ये आपको दिख रहा है। वो कानून का पालन करें। हम अभी भी उनसे कहेंगे कि जल्दी अपनी 5 करोड़ की गाड़ियों पे बैठिए, जल्दी अपने राजमहल से निकलिए और जल्दी जाकर के ईडी को बताइए कि भैया मैंने बहुत लूटा है मोटा माल, अब जो सजा हो हमको दो, और नहीं बेगुनाह हो तो उसकी बेगुनाही का सबूत दे दो। इससे पहले केजरीवाल कई बार बीजेपी को उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे चुके हैं। चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का, ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी का केजरीवाल को ये पहला समन है। दिल्ली जल बोर्ड का मामला सीबीआई की एक एफआईआर पर शुरू हुआ था, जिसमें ठेके में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बीजेपी का आरोप है कि घोटाला 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। वहीं शराब घोटाला केस में केजरीवाल को ईडी की तरफ से 9वां समन भेजा गया है। केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित घोटालों से पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया था और उस पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। जल बोर्ड में हुए घोटालों पर जल बोर्ड का काम यूं तो पानी साइफन करना है, लेकिन यहां आरोप धन साइफन करने को लेकर लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया कि एक कंपनी को आम आदमी पार्टी की सरकार में जल बोर्ड घोटाले को दिए गए ठेके के लेकर 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कंपनी ठेका देने के मानदंडों को पूरा नहीं करती, उन्हें ठेका दिया गया और उसके ठेके के भुगतान की राशि
जल बोर्ड के पास अब तक नहीं पहुंची, वो राशि आम आदमी पार्टी ने चुनावों के चंदे के तौर पर अपने पास इस्तेमाल कर ली है। एक दूसरा मामला भी है जिसमें कहा गया कि एक कंपनी को जिसने भुगतान दिया वो भुगतान अभी तक आम आदमी पार्टी के खाते में ही है, यानी अब तक जल बोर्ड के पास नहीं पहुंचा है। आम आदमी पार्टी चुनावी मौसम में केजरीवाल को बार बार समन भेजने से बीजेपी पर हमलावर है। आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, किसी भी तरह उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जब कोर्ट इस मामले को एग्जामिन कर रहा है तो क्यों उनको और समन पे समन भेजने की जरूरत है? वो खुद कोर्ट गए, हम कोर्ट नहीं गए, हम उनके समन के खिलाफ कोर्ट नहीं गए, ईडी खुद कोर्ट गई और अब वो खुद उस कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आतिशी जी के बयान से, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट मंत्री हैं, लेकिन उनकी क्या जो कानूनी उनका ज्ञान है वो जीरो है। उनके पार्टी के वकीलों ने उनको बताया नहीं है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो तो इसलिए चल रही है क्योंकि जब जब उन्होंने केजरीवाल जी ने समन का निरादर करा है तब तब एक नया ऑफेंस बनता है आईपीसी 174 में। इसका कोई लेना देना नहीं है कि समन लीगल है कि इलीगल। केजरीवाल को समन गया तो लोकसभा में सहयोगी दल कांग्रेस को भी दर्द का एहसास हुआ। कांग्रेस कह रही है कि ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और संवैधानिक संस्थान को वो कभी उसका अनुपालन नहीं करते। तो ये मेरे लिए लगता है समाज के लिए एक अनुकरणीय नहीं होता अगर ये संवैधानिक पद पर बैठ कर के मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, गृह मंत्री पहले भी वहाँ गृह मंत्री थे, कितने बार पूछ हुआ होगा, गए होंगे, कभी हो हल्ला नहीं किया, कभी किसी के सम्मान का इनकार नहीं किया। ये चलता रहेगा। अभी हमें मालूम है इसकी रफ्तार और तेज होगी। बीच चुनाव में आपको मालूम है एक तरफ प्रधानमंत्री जी सभाएं करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष को कुचलने की कोशिश होगी। ईडी के माध्यम से उन्हें घंटों बिठाकर पूछताछ करके समय बर्बाद करने का एक विफल प्रयास होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल समन को सियासी हथियार बनाकर चुनावों में से बीजेपी के खिलाफ भुनाने में सफल रहते हैं या चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी होगी। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम भगवंत मान के होम टाउन संगरूर से गुरमीत सिंह मीथेर को उम्मीदवार बनाए जाने पर अकाली दल के नेता परविंदर सिंह ढींडसा ने बड़ा हमला बोला है। परविंदर ढींडसा ने दावा ये किया है कि लोकसभा चुनाव में संगरूर से आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो आएगा तीसरे नंबर पर। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो चुका है। हमारे साथ परमिंदर सिंह ढींडसा साहब, कैसे देखते हो? आपकी अकाली दल में वापसी हुई है, आप कह रहे हैं कि अकाली दल मजबूत होगा। अब संगरूर सीट की बात की जाए तो मीत हेयर आपके मुकाबले मैदान में उतर चुके हैं। भले ही आपका नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं हैं कि आप ही कैंडिडेट होंगे अकाली दल की ओर से। नहीं, अभी कोई ऐसी बात, अभी हमारी कैंडिडेट के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई, ना ही हमारी सुखबीर जी से बात हुई है इस मामले में, ना ही कोई पार्टी के भीतर अभी कोई ऐसी चर्चा हुई है। सो ये सिर्फ एक क्यास रही है कि कौन खड़ा होगा। हाँ ठीक है, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट ऐलान दिया और दूसरे तरफ सिमरनजीत सिंह मान सिटिंग एमपी हैं, तो ये दो तो तकरीबन मेरे हिसाब से फाइनली हैं। बाकी अभी समय भी पड़ा है, 2.5 महीने का समय पड़ा है, तो और जल्दी सारी पार्टियां बैठकर अपना निर्णय करेंगे। अकाली दल भी जो बैठ के जो लीडरशिप बैठ के ये फैसला जल्दी करेगी। क्योंकि आपने गतिविधियां बढ़ा दी हैं, आप हर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इसीलिए बात हो रही है कि अकाली दल के सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट तो आप ही हैं। देखो, मैं तो ये नहीं कहूँगा, बात तो है अभी किसी ने तो चुनाव लड़नी है और हमारा ड्यूटी है काम करने की। चाहे कोई भी चुनाव लड़े, काम तो हर वर्कर को, हर लीडर को करना ही पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारी समझकर करना पड़ेगा, तभी पार्टी जीतेगी या मजबूत होगी। इसलिए वो काम हमने शुरू किया है। पहले हमारी बात है अभी हम, क्योंकि दोनों पार्टी हमारी इकट्ठी हुई हैं, पहले हम कोशिश कर रहे हैं अभी हमारे जो सारे लीडर और वर्कर हैं सब बैठकर
एक मत हो, इकट्ठे हों, अपने मतभेद बुलाकर इकट्ठे होकर चलें। उसके लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। हमारी जिलावार मीटिंग होगी, फिर हल्कावार मीटिंग होगी। उसके बाद जो है हमारी जो अगली रणनीति हम तय करेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 2 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस के एक संदिग्ध आरोपी को इस मामले में मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के मुताबिक उसने चन्नी से फिरौती मांगने के लिए सिर्फ मैसेजेस किए थे। वहीं पुलिस के दावे से इतर पूर्व सीएम चन्नी का कहना यह है कि पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो धमकी देने वाले शख्स से मेल नहीं खाता। आरोपी की पहचान हुई है दीपक श्रीमंत काबले के तौर पर, जो महाराष्ट्र का ही रहने वाला है। इसके अलावा आरोपी ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और कई होटल्स में बतौर शेफ का काम कर चुका है। क्या लिखे हो? पढ़े लिखे हो? पढ़े हुए हो? कितना पढ़े? क्या पढ़े? कितना पढ़े हो? क्या कितना पढ़े हो? 12वीं। अच्छा, 12वीं तो पढ़े हैं। क्या किया है? मैं होटल मैनेजमेंट शेयर का काम करते लोग हैं, उनको क्यों? अरे ये बता क्लियर कि तूने धमकी जो दी है चरणजीत चन्नी को, पता था तेरे को कौन है वो? धमकी दी थी? धमकी किस तरह से कुछ दिया नहीं। तो मैसेज किया था कोई पैसे मांगने के 2 करोड़ देने के दिए? हाँ जी किया था, बट ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था मेरा। ऐसा अच्छा किया था, मैसेज तो किया था, खाली मैसेज किया, धमकी ऐसा कुछ दिया नहीं ना। सर ने प्यार नाल मांगे, बात किया नहीं, बात किया नहीं कभी भी। 2 करोड़ मांगे थे। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਪੜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ पंजाब दे विच जेड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बिल्कुल खराब हो चुकी है। और इसे पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह के परिवार की ओर चल रही भूख हड़ताल को आज खत्म कर दिया गया। हालांकि धरना अभी भी जारी रहेगा। यह हड़ताल संगतों की मांग पर श्री अकाल तख्त से जारी आदेशों के बाद खत्म हुई है। हड़ताल खत्म करने पर पहले परिजनों ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, फिर प्रसाद खाया। और आपको ये भी बता दें कि अमृतपाल का परिवार 22 फरवरी से अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर भूख हड़ताल पर बैठा था। सिद्धू मूसेवाला की मौत के 2 साल बाद मूसेवाला के घर में खुशियां लौटी हैं। मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया है। मां बनने के लिए चरण कौर ने IVF तकनीक का सहारा लिया था। घर में किलकारियां गूंजने के बाद मानसा गांव में दिवाली और होली से ज्यादा जश्न नजर आ रहा है। भांगड़ा और गिद्दा पाया जा रहा है। बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए लोग दूर दूर से मूसेवाला के घर पहुंच रहे हैं। 28 साल के सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने मूसेवाला पर 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की थी और इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਸੀ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਸੀ। ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੁੱਖ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਉ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਝੋਟਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਬਸ ਝੋਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਡੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਧੱਕ ਮਾਵਾਂਗੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਲੋਹੜੀ ਦਿਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਬਹੁਤ दवा लिखने के नाम पर अब डॉक्टर्स को गिफ्ट देना फार्मा कंपनियों को महंगा पड़ सकता है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यानी अब दवा के कारोबारी डॉक्टर्स को विदेश की सैर पर नहीं ले जा पाएंगे, उन्हें सस्ता या महंगा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। कम से कम सरकारी नियमों के मुताबिक तो यही हो गया है। लेकिन सवाल अब यह है कि व्यवहार में ये कितना उतर पाएगा।
ये तो समय ही बताएगा, लेकिन दवा कंपनियां और डॉक्टर्स के इस गठजोड़ से खुद सतर्क हो जाएं। ईश्वर के बाद अगर किसी व्यक्ति को जिंदगी देता है तो वो है डॉक्टर। इसलिए उसे धरती का भगवान भी कहा जाता है। डॉक्टरी पेशे में कई बार ऐसे पल आते हैं जब जीवन की उम्मीद लोग छोड़ देते हैं। उस वक्त डॉक्टर मौत को मात देकर जिंदगी बचा लेता है। लेकिन आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर दवा बनाने वाली कंपनी से मिलने वाले गिफ्ट के लालच में फंस जाते हैं। लिहाजा कई बार मरीज गलत और महंगी दवाओं के चक्कर में फंस जाता है, जिसका सीधा असर मरीज की सेहत और उसकी जेब पर भी पड़ता है। यानी जो कंपनी जितना बड़ा उपहार डॉक्टर्स को देती है, उतनी ही अधिक दवा डॉक्टर उस कंपनी की लिखता है। लेकिन अब भारत सरकार ने धरती के भगवान यानी डॉक्टर्स को गिफ्ट देने पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। दवा कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने सख्त गाइडलाइंस बना दी हैं। सरकार ने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यानी कि UCPMP यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक समान संहिता बनाई है। एल्योरमेंट अगर नहीं होगी तो इससे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दवाएं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और एंड कंज्यूमर तक दवाएं सस्ती भी मिल पाएंगी, क्योंकि ये जो 40 से 50% मार्केटिंग का फंड है वो कंज्यूमर का ही बचेगा ना। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। हाँ, एथिकल कमेटी बनाने को बोला गया है, इसका कंप्लायंस अच्छे से हो ये इंश्योर करना पड़ेगा। वैसे तो गवर्नमेंट बड़े 2-3-4 सालों से इस स्टेप पे है कि सॉल्ट नेम लिखें डॉक्टर, कंपनी का स्पेसिफिक नाम लिखें ही ना, और ये प्रैक्टिस धीरे धीरे बंद होनी ही चाहिए। अगर सॉल्ट नेम लिखेंगे तो जेनरिक नेम लेंगे तो MR का तो वैसे ही रोल उसमें ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ सॉल्ट की दवाई की बेसिक सॉल्ट की प्रमोशन आती है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ऐसा हो सकता है कि देश भर में डॉक्टर्स दवा के पर्चे पर सिर्फ सस्ती दवाइयाँ या उनके जेनरिक नाम ही लिखने लगें। इसकी वजह ये है कि अब दवा कंपनियों से उन्हें ना तो महंगे गिफ्ट्स मिल सकेंगे और ना ही वो मुफ्त विदेश यात्राओं पर जा पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों के लिए एक कॉमन मार्केटिंग कोड जारी किया है। सरकार ने जो कॉमन कोड जारी किया है उसके हिसाब से दवा मार्केटिंग कंपनियां अब ना तो डॉक्टर्स को किसी तरह का गिफ्ट दे पाएंगी, ना ही उनकी विदेश यात्रा को फंड कर सकेंगी, क्योंकि अब ऐसा करना गैर कानूनी होगा। दवा कंपनियां अपनी दवाओं को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स को महंगे गिफ्ट्स देती है, दवाओं के फ्री सैंपल्स देती है और कई बार उन्हें मुफ्त विदेश यात्रा करवाती है। इतना ही नहीं, 5 स्टार होटल में ठहरने और महंगे खान पान के साथ ही रिजॉर्ट्स में स्टे जैसे शान और शौकत भरे ऑफर्स भी नहीं दिए जा सकेंगे। हालांकि एक रियायत ये दी गई है कि फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स को डायरी, कैलेंडर, पेन और मुफ्त दवा का सैंपल दे सकती हैं, लेकिन उसकी कीमत 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे कंट्री में लाखों लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब करते हैं और उनका काम डॉक्टर को सिर्फ गिफ्टिंग देना नहीं होता, उनका काम डॉक्टर को नए प्रोडक्ट्स को अपडेट करना भी होता है, जिससे कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स के पास भी आजकल वैसी किसी के पास टाइम नहीं होता कि उनको भी पता चल सके कि लेटेस्ट प्रोडक्ट कौन से आ रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन कैसी है, कौन से प्रोडक्ट कैसे हैं। तो सैम्पलिंग होनी चाहिए एक नॉर्मल रूटीन में। और एथिकल प्रैक्टिसेस, आई एग्री विद द एथिकल प्रैक्टिसेस कि हमें एथिकल ही प्रैक्टिसेस हमें लागू करनी चाहिए, और जो कमेटी भी गवर्नमेंट बना रही है उनको भी ये देखना चाहिए कि अच्छे प्रोडक्ट्स आए, बट ऐसा ना हो कि इन सब चीजों की वजह से डॉक्टर पे अवेयरनेस नहीं हो पाए नए प्रोडक्ट की। डोलो 650 का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दवा बुखार के इलाज में कारगर मानी जाती है। डोलो 650 का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कोरोना काल के दौरान हुआ था, लेकिन 2022 में इस दवा को बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आई थीं। आरोप लगाए गए कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसने डॉक्टर्स को प्रभावित कर ये दवा लिखवाई। इसके लिए कथित तौर पर डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए के उपहार बांटे गए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। ऐसे में सवाल है कि इस कानून के आने से किन किन चीजों पर मनाही होगी। फार्मा कंपनियां अगर किसी दवा या प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहती हैं, तो वो नियम कानून के दायरे में रहकर ही करें। फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स को फ्री गिफ्ट्स नहीं दे सकेंगी। विदेश में सेमिनार के नाम पर डॉक्टर को ट्रैवल करने के लिए भी नहीं बोल सकती। अगर कंपनी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखती भी है तो पूरे आयोजन का हिसाब किताब बताना जरूरी होगा।
अगर दवा बेच रहे हों तो उसकी पूरी डिटेल्स भी बतानी पड़ेगी। अक्सर दवा निर्माता कंपनियां कहती हैं कि दवा का मरीज के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस गाइडलाइन के तहत अब बस ये लिख भर देने से काम नहीं चलेगा। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि दवाइयों की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है? जब आप ये सवाल करते हैं तो फार्मा कंपनियों का तर्क होता है महंगी रिसर्च, लेकिन जब आप ये सवाल करेंगे तो कई परतें खुलेंगी और जवाब नजर आने लगेगा कि सब भ्रष्टाचार, प्रचार और कारोबार ही है। मेडिकल प्रोफेशन में फार्मा कंपनियों का रिश्ता डॉक्टर्स के साथ गिव एंड टेक का बन गया है, यानी आप हमारा ये काम कर दो, हम बदले में आपका कर देंगे। लिहाजा डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों के इस गठजोड़ से खुद सतर्क हो जाएं।